बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी का टॉपिक है सजाए मौत। काशिफ और निदा अपनी गाड़ी में बैठे आधी रात के करीब एक पार्टी से वापस आ रहे थे। काशिफ बोला, निदा, रास्ता बहुत खराब है और मौसम भी खराब हो रहा है। लगता है कि मुझको आज रात तुम्हारे घर पर ही रहना पड़ेगा। निदा काशिफ की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो तुम जानते हो ना कि बाबा को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। काशिफ निदा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मेरी प्यारी, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मौसम तो देखो कितना खराब है। निदा ने गाड़ी की खिड़की से बाहर सर निकालकर देखा तो आसमान बिल्कुल सुर्ख हो गया था। आंधी ऐसी थी, आंधी क्या तूफान था। दरख्त भी आपस में टकरा रहे थे। लग रहा था जैसे अभी कोई दरख्त इनकी गाड़ी पर गिर जाएगा। यार, मौसम तो बहुत डरावना लग रहा है और तुमने ये गाड़ी भी जंगल के रास्ते पर डाली है। निदा काशिफ की तरफ परेशानी की हालत में देखती हुए बोली। काशिफ निदा को हौसला देते हुए, तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर कब्रिस्तान के पास आकर एक झटके के साथ इनकी गाड़ी रुक गई। क्या हुआ काशिफ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? वो भी इस जगह? निदा कब्रिस्तान की तरफ देखते हुए बोली, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है शायद। काशिफ स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोला, तो अब क्या करें? चलो गाड़ी से बाहर निकलकर किसी की हेल्प लेते हैं। तुम पागल हो क्या? इस जगह पर हमारी हेल्प करने के लिए कौन आएगा? निदा ने अपने बालों को क्लिप से लगाते हुए कहा। कोई ना कोई तो होगा, काशिफ ने कहा। हाँ होगा, इंसान नहीं भूत होंगे। कोई नहीं, चलो भूतों से मदद मांग लेंगे, काशिफ ने निदा को चढ़ाते हुए कहा। और हाँ, मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे। काशिफ निदा को गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, चलो मैं तुमको पैदल छोड़ाता हूँ, वैसे भी आगे थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। मैं नहीं जाऊंगी पापा, आधी रात हो गई है और तुम मुझे कब्रिस्तान में ले जाने का बोल रहे हो। निदा अपने सुनहरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली। तो काशिफ निदा को गाड़ी से बाहर खींचते हुए बोला, ज्यादा नखरे न करो जानू, सीधी तरह मेरे साथ चलो। काशिफ ने मुस्कुराकर कहा तो निदा मजीद चढ़ गई। अब वो दोनों कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहे थे कि अचानक निदा ने अपने पैर पर कोई गिरफ्त महसूस की जो इसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। निदा ने जब मोबाइल टॉर्च अपने पैर की तरफ मारी तो इसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और फिर सुनसान माहौल में इसकी चीख से एक खौफ की लहर पैदा हुई। कब्र से एक लाश का हाथ बाहर निकल रहा था जिसने निदा का पैर अपनी गिरफ्त में ले रखा था। काशिफ ने निदा का पैर लाश की गिरफ्त से छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। निदा मुसलसल चीखे जा रही थी। काशिफ ने इधर उधर चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारा लेकिन वहां कोई न था। काशिफ ने पास पड़े हुए एक पत्थर को यानी बड़े से पत्थर को उठाया और लाश के हाथ पर बड़ी कुव्वत से दे मारा तो दर्द की वजह से निदा के पैर से इसकी गिरफ्त भी कम हो गई। काशिफ और निदा वहां से भागने लगे कि अचानक सामने एक लंबा आदमी कफन में लिपटा इनके सामने खड़ा था। चेहरे से तमाम गोश्त गायब था और जगह जगह से खून निकल रहा था। सफेद कफन खून की वजह से सुर्ख रंग में तब्दील हो चुका था और इसका एक बाजू जिस्म के साथ लटक रहा था। अंदेशा था कि वह बाजू टूटकर अभी गिर जाएगा। कौन हो तुम? निदा ने कांपती हुई आवाज में पूछा तो लाश ने एक केका बुलंद किया। फिर इसकी फरफराती आवाज सुनाई दी, तुम्हारी मौत। मौत? काशिफ बमुश्किल अपने अल्फाज पूरा करते हुए बोला, हाँ तुम्हारी मौत, लाश ने कहा। निदा ने जमीन से मिट्टी उठाई और लाश की आंखों की तरफ उछाल दी। इतने में वो दोनों वहां से भाग निकले और एक बड़े से दरख्त के पीछे छुप गए। निदा रोते हुए काशिफ से बोली, ये लाश क्या कह रही थी? वो हमें क्यों मारना चाहती है? काशिफ बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर काशिफ निदा को अपनी बाहों में लेकर इसके होठों पर अपनी उंगलियां रख देता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना। काशिफ, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, निदा ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। इसके बाद काशिफ और निदा दरख्तों की आड़ में छुपते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। वो सरपट भागते भागते बहुत दूर निकल आए। इनकी टांगे अब भागने में इनका साथ नहीं दे रही थी। सांस फूला हुआ था और वो दोनों थक कर चूर जमीन पर गिर गए। काशिफ, तुम ठीक हो ना? निदा बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, ये अच्छा हुआ कि हम दोनों बच गए इस लाश के हाथों से। निदा काशिफ को गुस्से से देखते हुए बोली, तुमको अभी भी मजाक सूझ रहा है? सारी बातें छोड़ो और रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करो। काशिफ ने कहा, अब ये भी करना पड़ेगा, ये तो बहुत सुनसान इलाका है, पता नहीं कोई यहाँ होगा या नहीं। मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर क्या पता कोई मिल जाए। काशिफ, तुम्हारा फोन कहाँ है? निदा ने काशिफ की तरफ देखते हुए पूछा। वो तो कब्रिस्तान में ही कहीं गिर गया। चलते चलते वो दोनों थक चुके थे।
निदा एक पत्थर पर बैठते हुए बोली, अब और मैं नहीं चल सकती मैं बाबा। काशिफ भी इसके साथ ही बैठ गया और निदा से पूछा, निदा तुम ठीक हो ना? थक गई हूँ भाई, और भूख भी बहुत लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। काशिफ ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला कि इतने में इन्हें दूर से धुआं निकलता नजर आया। तो धुएं की तरफ देखते हुए काशिफ बोला, शायद वहां पर कोई घर और कुछ इंसान भी हो जो हमारी मदद कर सके। काशिफ, वहां भूत भी हो सकते हैं। तुमको तो हर वक्त भूत ही याद आते हैं। क्या कोई खास रिश्ता है इनसे तुम्हारा? और फिर बातों बातों में वो दोनों इस जगह पर पहुंच गए जहां से धुआं निकल रहा था। ये घर तो नहीं, बल्कि पुरानी खंडरनुमा हवेली थी। इसमें किस तरह रात गुजारेंगे? इस हवेली में तो भूत भी रहने से पहले 10 बार सोचते हैं। निदा सहमे सहमे अल्फाज में बोली, निदा, एक तो तुमको भूत बहुत याद आते हैं। बस आज रात की बात है, कल सुबह होते ही हम अपने घर चले जाएंगे। और फिर काशिफ और निदा दोनों घर में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि पूरे घर में हर तरफ जाले ही जाले लगे हुए हैं, जैसे कोई बरसों से यहाँ पर रहता ही ना हो। कि अचानक बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका आया और साथ बाहर का दरवाजा चड़चड़ाहट की आवाज के साथ बंद हो गया। इसके बाद दोनों पर जैसे कपकपी तारी हो गई। फिर दोनों अपने आवाज काबू में करने के बाद आगे को बढ़े तो देखा कि सहन में एक बूढ़ा आदमी सफेद लिबास में मौजूद है और हाथ में बड़े दानों की तस्बीह है। शायद जिक्र इलाही में मसरूफ था। काशिफ बूढ़े की तवज्जो हासिल करने के लिए खांसने लगा तो बूढ़ा चौंका। खांसी की आवाज पर एकदम अपनी आंखें खोल दी और पीछे मुड़कर काशिफ और निदा को देखा और गोया हुआ, आ गए तुम दोनों। आज की रात तुम इस कमरे में बसर करोगे। काशिफ बड़ा हैरान था। हमने तो इसको अभी तक नहीं बताया कि हमें यहाँ रुकना है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं सब जानता हूँ, जाओ कमरे में। वो एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाओ। तो काशिफ निदा का बाजू पकड़ते हुए बोला, निदा चलो चलते हैं, वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। निदा बोली। दोनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे की आतिशदान में आग सुलग रही थी, जिसकी वजह से कमरा खासा गर्म और पुरसकून था। पूरा कमरा जदीद तर्ज के फर्नीचर से आरास्ता था। फर्श पर बेशकीमत कालीन बिछा हुआ था। कमरे की छत पर एक फानूस लटक रहा था। दीवार पर खूबसूरत महंगी महंगी तस्वीरें लगी हुई थी। दरमियान में एक मेज और इसके इर्द गिर्द सोफे खूबसूरत रंग के पड़े हुए थे। एक तरफ एक बेशकीमत बेड था। दोनों कमरे की हालत देखकर काफी परेशान हो गए थे कि इस खंडरनुमा हवेली में इस कदर सजे सजाया कमरा। इसे देखकर इनकी आंखें चंद आ गई थी। निदा बिस्तर पर बैठते हुए बोली, चलो कुछ भी हो, आराम की जगह तो मिली। काशिफ भी निदा के साथ ही लेट गया। और अब खाना मिल जाए तो मजा आ जाए, काशिफ बोला। दोनों भी बातें ही कर रहे थे कि कमरे में आवाज देकर 3 मुलाजिम आए। उन्होंने कई डिशें उठा रखी थी और इन डिशों में अनवाए अक़साम के मजेदार खाने थे। उन्होंने डिशें मेज पर रखी और बोले, आप दोनों का खाना हाजिर है, खाइए। और दोनों कमरे से निकलते चले गए। इनके जाने के बाद दोनों उठे और खाना खाकर चैन की नींद सो गए। दोनों इस कदर थक चुके थे कि आंखें बंद करते ही गहरी नींद आ गई। हर तरफ हो का आलम, सन्नाटा और कुत्तों के भूखने की आवाजें, जिससे दोनों की आंख खुल गई। तो इन दोनों ने खुद को इसी कब्रिस्तान में पाया जहां से वो जान बचाकर भागे थे। इन दोनों पर कभी तारी हो गई। वो दोनों बहुत डर चुके थे। इतनी सर्दी में भी इनको पसीना आ रहा था। दोनों को अब अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। फिर अचानक बूढ़ा आदमी इनकी तरफ देखता हुआ इनको नजर आया तो काशिफ गोया हुआ, आप कौन है? फिर वो बूढ़ा आदमी अब लाश के रूप में नजर आने लगा। लाश को देखकर निदा के मुंह से फलक शगाफ चीख निकली, जिससे करीब जुआर का इलाका दहल गया। मैं तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, इसलिए सोने के लिए तुमको अच्छा कमरा दिया, खाने के लिए बेहतरीन खाना दिया। अब तुम लोगों को मौत दूंगा ताकि कोई तुम लोगों को जुदा ना कर सके। ये कहते हुए लाश का कहका फिजा में बुलंद हुआ। तुम हमारी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम हमारी जान लेना चाहते हो? निदा की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। फिर लाश की खरखराती हुई दहशतनाक भारी आवाज सुनाई दी, मोहब्बत। मेरी महबूबा को भी जालिम लोगों ने मुझसे दूर किया था और मुझे सजाए मौत दी थी, इसलिए मैं इस दुनिया में अब प्यार नहीं रहने दूंगा। लाश ने यह कहते हुए फिर केका बुलंद किया और आगे बढ़ते हुए काशिफ को गर्दन से पकड़कर और दूसरे हाथ से निदा को पकड़कर इनका गला दबाने लगा। तो इन दोनों की चीखों से कब्रिस्तान गूंज उठा कि इतने में करीब की आबादी की मस्जिद से अजान फजर सुनाई दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज सुनते ही लाश की बौखलाहट दीदनी थी।
ये क्या हो गया? लाश के मुंह से अचानक निकला और लाश अपनी जगह से गायब हो गई। झट काशिफ ने निदा का हाथ पकड़ा और सरपट भागने लगा। कब्रिस्तान से निकलकर वो सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और दरवाजा खोलकर सीट पर बैठ गए। इतनी देर में निदा भी गाड़ी में बैठ चुकी थी। काशिफ ने गाड़ी स्टार्ट की। अरे ये क्या, गाड़ी तो फौरन स्टार्ट हो गई। काशिफ ने एक्सीलेटर पर पांव का फुल दबाव डाला तो गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और फर्राटे भरने लगी। निदा की हालत ऐसी थी कि जैसे वह गहरी नींद से दुचार हो गई हो। कुछ दिनों बाद निदा और काशिफ ने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली और दोनों खुश खुश रहने लगे। मगर आज भी इन लोगों को यह वाकया याद आता है तो दोनों काम चाहते हैं। किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।